लोग ठीक ठाक हैं। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने लगा हूं। ये वीडियो बेस करती है मेरे 16 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस पे। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब हम लोग टीचर्स के सामने कोई रिसर्च वर्क रखते हैं तो टीचर्स उन रिसर्च वर्क को कैसे जो है वो ग्रेड करते हैं। रिसर्चर अगर टीचर का पर्सपेक्टिव समझ ले तो रिसर्चर के लिए एकेडमिक असाइनमेंट में मार्क्स अचीव करना जो है वो रिलेटिवली आसान है। सो रिसर्चर को चाहिए कि जैसे वो रिसर्च फिनोमेना को प्रूव कर रहा है, अगर उसने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो वो टीचर को प्रूव करे कि टीचर किस तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ एरियाज को जो है वो मार्क कर रहा है और उन एरियाज को सामने रखते हुए रिसर्चर अपनी रिसर्च असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर करे। उम्मीद है कि आपको इस असाइनमेंट के रेफरेंस से ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने लगा हूं इसको आपको फायदा मिलेगा। ये जो वीडियो है ये किसी एक यूके की एक यूनिवर्सिटी को की एक असाइनमेंट है, उसको सामने रखते हुए मैं बना रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि उनको इनकी रिसर्च प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ स्टेजेस में मैं एडवाइस करूं। सो मैं उसको सामने रखते हुए आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है बना के शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा वो है असाइनमेंट मार्किंग क्राइटेरिया। क्लियर कट नजर आ रहा है कि टीचर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आप अपनी सबमिशन के लिए जाएं तो इंट्रोडक्शन लिखें जिसमें अराउंड 500 वर्ड्स में आप लोगों ने बताना है कि आपने पिछली 2 अटेम्प्ट्स स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपने क्या लिखा है, उसकी आपने समरी प्रिपेयर करनी है। साथ आपने ये बताना है कि आपको स्टेज 2 में और स्टेज 1 में अगर कोई एडवाइस मिली है टीचर्स की तरफ से तो वो एडवाइस क्या है। उस एडवाइस को सामने रखते हुए आपने अपने ओवरऑल रिसर्च फिनोमेना को, रिसर्च प्रोसेस को, रिसर्च मेथोडोलॉजी को, इवन रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च एम्स ऑब्जेक्टिव को अगर आपने फाइन ट्यून किया है तो आप यहां पे बताएंगे। याद रखिएगा, ये फर्स्ट 500 वर्ड्स में जो चीजें आप बता रहे हैं ये चीजें आपने अपनी असाइनमेंट की अपेंडिक्स में भी लगानी है। ये आपने, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है कॉपीज ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 सबमिशंस। सो 8वीं चीज जो है वो कॉपीज, इट्स एक्चुअली कॉपीज ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज, ये आपने लगानी है। सो आपने यहां पर उनको रिकंसाइल, टीचर के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस चीज को रिकंसाइल करने के लिए कि आप यहां पे क्या बात कर रहे हैं, क्यों यहां पे अपेंडिक्स में ये चीजें लगी होंगी। दूसरे नंबर पे जो चीज मांगी जा रही है वो है आप इन डेप्थ बताएं कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया। याद रखिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 इवन रिसर्च प्रपोजल की स्टेज पर हम टीचर को बता चुके हैं कि हमारा ओवरऑल रिसर्च डिजाइन क्या था। हमने सॉन्डर्स का रिसर्च अनियन यूज करके कैसे अपनी रिसर्च फिलॉसफी, रिसर्च अप्रोच, टाइम चॉइस स्ट्रेटजी, उसके बाद हमारा जो है वो डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ये सारी बातें हम लोग बता चुके हैं। अब की दफा हमने बताना है डाटा कलेक्शन मेथड्स, हमने डाटा कैसे कलेक्ट किया और फिर हमने उस डाटे को एनालाइज कैसे किया। फोर्थ जो चीज हमने दिखानी है वो है फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन। ये मैं आगे चल के आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। फाइंडिंग्स जो हैं ये हमारी, जो अगर हमने सर्वे किया है तो सर्वे के रिजल्ट्स हैं, और जब हम उन सर्वे रिजल्ट्स को अपने लिटरेचर के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो डिस्कशन बन जाती है। यहां मैं इसको दूसरे तरीके से अगर कह लूं, फाइंडिंग्स तो है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स, और अगर हम उन स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को रिलेट करते हैं अपने जो है वो मैनेजरियल जो हमारी स्किल्स हैं उनके साथ, जो हमारा टैलेंट है उसके साथ, जो यहाँ पर एज ए मैनेजर हम जो रिफ्लेक्शन लेके आ रहे हैं उसके साथ जब हम रिलेट कर रहे होते हैं,
वो हमारी डिस्कशन बन जाती है। और डिस्कशन का एक हमारे पास एलिमेंट ये होता है कि हम उसको लिटरेचर के साथ भी कंपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने लिखनी है, नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोगों ने लिखना है, ये एक्चुअली 3 चीजों पर बेस कर रहा होगा। कंक्लूजन्स, जो हमने रिसर्च एम्स ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं या नहीं किए, अगर हमारी रिसर्च के अंदर कोई हाइपोथेसिस है, उनको समराइज करके, उनकी फाइंडिंग्स को समराइज करके हम कंक्लूजन्स में लिख रहे होते हैं। अगर हमने कोई एकेडमिक डिबेट स्टार्ट की हुई है, उस डिबेट को हम कंक्लूड कर रहे होंगे। अगर हमने रिसर्च में करते हुए कोई प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई थी जो हमें पता है कि ये हमारी रिसर्च की वीकनेसेस हैं, तो हम उन वीकनेसेस को खुद से लिख देते हैं। इससे पहले कि कोई और आके हमें बताए कि आपके रिसर्च के अंदर ये शॉर्टकमिंग्स थी, तो हम उन शॉर्टकमिंग्स को खुद से जो है वो मेंशन कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेज में बेस्ड ऑन आवर वर्क, हम लोगों ने जो काम किया है उसको हम रिकमेंडेशंस में लिख देते हैं। हम बताते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आए थे उनका सोल्यूशन क्या है। फाइंडिंग्स और डिस्कशन कैसे लिखनी है, कंक्लूजन्स और लिमिटेशंस कैसे लिखनी है, रिकमेंडेशंस कैसे लिखनी है, इसके लिए मेरी 2 वीडियोस, बड़ी अच्छी 2 वीडियोस जो हैं उनको ज़रूर देखिएगा, वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेंगी। और फाइनली हमने पर्सनल रिफ्लेक्शन लिखना है। पर्सनल रिफ्लेक्शन में हम क्या बता रहे होते हैं, हम एक स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन मेथोडोलॉजी, चाहे वो गिब्स की हो या कोल्ब की हो, इन दोनों में से कोई एक मेथोडोलॉजी या कोई और सूटेबल फ्रेमवर्क चूज करके हम बताते हैं कि हमने क्या सीखा। हम लर्निंग इवेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, हम उन इवेंट्स के रेफरेंस से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, और फीलिंग्स के बाद हम बताते हैं कि ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा, और इस एक्सपीरियंस को हम अगली दफा लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हम कैसे यूज कर रहे होंगे। सो स्टेज 3 में ये 6 चीजें हमने जरूर सबमिट करवानी है। 7वीं चीज, अगर हम लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च यूजिंग इंटरव्यूज की है, तो हमने उसकी, उन इंटरव्यूज की ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। अगर आपने उर्दू में इंटरव्यूज किए हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगाएंगे और उसको नॉर्मलाइज करेंगे, जिसका मतलब है कि जब आप उसको अपनी अपेंडिक्स में लगा रहे होंगे तो उसमें किस बंदे ने जो है वो कहा है उसका नाम, पर्सनल डिटेल्स आपने निकाल देनी है। अगर आपने सर्वे किया है तो सर्वे डाटा, एक्सेल शीट की समरी आप लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 8वीं चीज जो है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो सबमिशन है वो आप लगाएंगे। 9th, डिजर्टेशन लॉग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर वर्क, जो टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहा उसके जो है वो आपने समरी बना के डिजर्टेशन लॉग आपने लगाना है। मूविंग ऑन, आपने कवर पेज और टाइटल पेज जो है वो लगाना है, जो कि अल्टीमेटली आपको डिजर्टेशन हैंडबुक की अपेंडिक्स 9 और अपेंडिक्स 10 में जो मिल रहा होगा। जब आप अपनी सबमिशन के लिए जाएं तो ये 6 मैंडेटरी एरियाज, उसके बाद ये जो ऑप्शनल एरियाज हैं, अगर ये 7 और 7 का मतलब है कि अगर क्वालिटेटिव है तो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंटरव्यू, अगर क्वांटिटेटिव है तो सर्वे डाटा। 7 ये, 8वीं स्टेज 1 स्टेज 2 के सबमिशन, 9th डिजर्टेशन हैंडबुक, 10th कवर पेज और 11th जो है वो टाइटल पेज। ये 11 चीजें आपने जो है वो मेक श्योर करनी है कि आपकी स्टेज 3 के सबमिशन के अंदर हो। अब हम आ जाते हैं कि इसको मार्क कैसे किया जाएगा। अच्छा, ये जो वर्ड काउंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वर्ड काउंट मेरी तरफ से हैं, यूनिवर्सिटी ने नहीं ये बताए हुए। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ये बताया था, ये देखें लास्ट स्लाइड पे, कि आपने इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 500 वर्ड्स का लिखना है। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ हमें स्पेसिफिकली बताया था कि इंट्रोडक्शन 500 वर्ड्स का लिखना है। ये वाला यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया हुआ कि बाकी सेक्शंस क्या होने चाहिए। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके ये देखा है कि अगर ये 500, ये 10% का है और इसके लिए 500 वर्ड्स लिखने हैं, तो अगर ये 20% का है तो क्या इसके लिए हमें 1000 वर्ड्स लिखने चाहिए। वेट अगर डबल हो रहा है तो क्या मार्क्स भी डबल होने चाहिए? ऐसा नहीं है। हमारे पास 1, 2 और 3, ये जो 3 सेक्शंस हैं, इसके लिए हमारे पास अराउंड 8000 वर्ड्स हम इस सेक्शन पे जो लिख सकते हैं। और अगर मैं 8500 वर्ड्स को कन्वर्ट कर लूं प्लस 10% पे, तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 9400 और 9350 वर्ड्स।
सो 9350 वर्ड्स को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ये 500 वर्ड्स करेगा क्योंकि हमें स्पेसिफिकली कहा गया है। अब ये 50, 50, 20 और 10 विच मीन्स 80। सो अराउंड हमारे पास 8000 वर्ड्स हैं, अराउंड 8000 वर्ड्स, और उन 8000 वर्ड्स को हमने डिवाइड करना है डिफरेंट सेक्शंस में। कैसे? 8500 वर्ड्स की आपकी सबमिशन है, उन 8500 वर्ड्स को 10% अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 9350। उसमें से 500 वर्ड्स हम इंट्रोडक्शन के निकाल देते हैं, सो हमारे पास बच जाता है 8850 वर्ड्स। इन 8850 वर्ड्स को मैंने इन 80% में डिवाइड करना है। सो अराउंड 10% के लिए 885 वर्ड्स। सो अगर मैं उसको 20% में ले जाऊं, एक्चुअली 20% ये होगा अराउंड 25%। सो ये 220 वर्ड्स इसके लिए, 550 वर्ड्स इस सेक्शन के लिए, और अराउंड 1100 वर्ड्स। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए जो 1100 वर्ड्स हैं दे आर लिटिल बिट अम्बिशियस। सो यहां पर जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो मैं किसी दूसरे सेक्शन में लेके जा सकता हूं। और वैसे भी आपको याद होगा कि हमने 10% जो है वो एक्स्ट्रा किया हुआ है। सो अगर हमें इस जगह पे वर्ड काउंट कम करने पड़े या ज्यादा करने पड़े तो यहां पे कम कर सकते हैं, यहां पे कम ज्यादा करने पड़े तो कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो 1100 वर्ड्स हैं दे आर लिटिल बिट एम्बिशियस, सो इसको हमने कम करना है। रिमेनिंग 10% मार्क्स हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन के हैं। लॉजिकल सीक्वेंसिंग उसी वक्त आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, इंग्लिश, पंक्चुएशन, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, आपने हेडिंग फॉन्ट कैसा यूज कर रहे हैं, पिक्चर्स, ग्राफ्स आपने कितने यूज किया है, उनको प्रॉपरली लेबल किया है या नहीं किया, और हार्डवर्ड रेफरेंसिंग की है या नहीं की। इससे आगे चलते हैं। अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमें दो चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा, रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी और एनालिसिस इन क्राइटेरियाज पे पूरे उतर हो। फर्स्ट, जब हम रिसर्च मेथड्स लिख रहे होंगे तो हमने उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है, जिससे पता चले कि हमें मेथोडोलॉजी और मेथड्स का पता है। उसके बाद हमने क्रिटिकली इन मेथड्स को वैल्यूएट करना है ताकि हमें पता चले कि कौन सा मेथड हम चूज कर रहे हैं। सॉन्डर्स का अगर रिसर्च फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं तो हमने पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, रियलिज्म ये क्या होते हैं ये बताना है, पर उसको क्रिटिकल एवेल्युएट करना है उनके फीचर्स बता के। फिर उसमें से एक ऑप्शन हमने चूज करना है। ये जो चॉइस है हमारी किसी भी रिसर्च फिलोसफी की, दैट हैज टू बी रीजन्ड। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने इसको क्यों चूज किया है। फिर हमें ये पॉसिबल मेथोडोलॉजीज, ये मैंने आपसे बात कर लिया। सूटेबल अप्रोच का मतलब है कि हमने क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव अप्रोच कौन सी चूज करनी है, उस पर हम लोग बात कर लें। उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग, जस्टिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये हमने इंश्योर करना है। फिर हमने बताना है कि जो डाटा कलेक्शन मेथड्स हमने चूज किए हैं वो भी रीजन होने चाहिए। डाटा की वैलिडिटी, क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो उसकी वैलिडिटी, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो उसकी रिलायबिलिटी को भी हम लोगों ने जो है वो इंश्योर करना है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमारा जो एनालिसिस है वो हमारी जो फाइंडिंग्स आएंगी उन फाइंडिंग्स को हमें क्रिटिकली जो है वो वैल्यूएट कर, सॉरी ये वापस जाना पड़ेगा। जो फाइंडिंग्स हमारे पास आएंगी उन फाइंडिंग्स को हमें क्रिटिकली वैल्यूएट करना पड़ेगा। हमें उन फाइंडिंग्स की बेस पर जो अपनी रिफ्लेक्शन है, जो टेक्निकल, जो हमारा बिजनेस एक्यूमेंट है, और उसको यूज करते हुए जो हम आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे वो लॉजिकल होने चाहिए। डाटा क्या बता रहा है उसको हमें बड़े अच्छे तरीके से डाटे को समझते हुए अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो इंटरप्रेट करना है। फिर हमें उस फाइंडिंग्स और डिस्कशन को क्रिटिकली एनालाइज करके कंक्लूजन्स लिखने हैं, और फिर रिकमेंडेशंस देनी है जो लिंक्ड होनी चाहिए हमारे फाइंडिंग्स और डिस्कशन के साथ। और एट द सेम टाइम हमने अपनी रिसर्च की लिमिटेशंस को भी जो है वो एड्रेस करना है। सो ये थोड़ा सा आइडिया कि यूनिवर्सिटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब हम आते हैं हमारी ओवरऑल रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। अच्छा, ये जो तीनों चारों चैप्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस पर पूरी एक मेरी वीडियो अवेलेबल है हाउ टू राइट डिसर्टेशन में, जिसमें मैं मेथोडोलॉजी के बारे में पूरा बता रहा होता हूँ, फाइंडिंग्स और डिस्कशन के बारे में पूरा बता रहा होता हूँ, और कंक्लूजन के बारे में पूरा बता रहा होता हूँ। सो अगर आपने इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ समझना है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा।
अभी के लिए मैं एक ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपकी स्टेज 3 के लिए यूनिवर्सिटी आपसे क्या रिक्वायर कर रही है। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड सेक्शन हमें मांगा गया था वो था मेथोडोलॉजी का, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड से आगे जाते हुए हमने वो प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर, रूल्स बताने हैं जिसके थ्रू हमने अपनी एकेडमिक इंक्वायरी को कंडक्ट किया। हमने कौन से मेथड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर रिसर्च, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर वर्क, हमने कौन से मेथड चूज किए, कैसे हमने रिसर्च प्लान की, कैसे हमने अपनी पॉपुलेशन सिलेक्ट की, कैसे हमने अपना सैंपल ड्रॉ किया, कैसे हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा को एंटर कैसे किया गया, डाटा को एनालाइज कैसे किया गया, डाटा की वैलिडिटी कैसे देखी गई, डाटा की रिलायबिलिटी कैसे देखी गई, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जो है वो देख रहे होंगे। आइए मेथोडोलॉजी को इन डेप्थ जो है वो हम देखते हैं। जब हम अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी, चाहे वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ये याद रखिएगा, ये स्लाइड जो है ये क्वांटिटेटिव वो प्राइमरी रिसर्च मेथड के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। हम सेकेंडरी रिसर्च यूजिंग सिस्टमैटिक लिटरेचर वो उस पर हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव पे बात कर रहे हैं। जब आपने अपना चैप्टर मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, आपने बताना है कि आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, किसी फिनोमेना को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, या हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहे हैं, या हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, ये बताना है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये भी बताइएगा। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये बताइएगा। सो यहां से स्टार्ट कीजिएगा। आपने रिसर्च की नीड क्या थी, वो रिसर्च की टाइप एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव, इन तीनों में से कौन सी है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये बताएं। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये बताएं। मूविंग ऑन, सॉन्डर्स रिसर्च अनियन यूज करते हुए आपने अपनी फिलोसफी, इंटरप्रेटिविज्म, पॉजिटिविज्म, रियलिज्म या आपकी प्रैग्मेटिज्म जो भी है वो आप बताएं, उनको एक्सप्लेन करें। उसके बाद रीजन चॉइस करें, फिर रिसर्च अप्रोच बताएं, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, एब्डक्टिव है, कौन सी है ये पहले एक्सप्लेन करें, फिर उसमें से कौन सी आपने चूज किया उसको आप बताएं। थर्ड स्टेज पे जाके रिसर्च स्ट्रेटेजी, आपने केस स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है, ग्राउंडेड थ्योरी है, सर्वे है, आर्काइवल रिसर्च है, कौन सा आप मेथड यूज कर रहे हैं ये आपने क्लियर कट जो है वो बताना है। नेक्स्ट लेवल पे जब आपका रिसर्च डिजाइन कंप्लीट हो जाए, आई वुड सजेस्ट कि यहां तक ना रहिएगा, बल्कि सॉन्डर्स का रिसर्च अनियन पूरा यूज कीजिएगा। उसके 6 स्टेप्स हैं, उन सारे के सारे स्टेप्स को आप लोगों ने जो फॉलो करना है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं, सो मैं उस पर फर्दर नहीं जाता। जरूर 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 रिसर्च अनियन पूरा आपने फॉलो करना है। जब आपने ये सारी बातें कर ली, अगले लेवल पर जाकर आपने जो चीज डिफाइन करनी है वो है आपकी रिसर्च पॉपुलेशन और सैंपल सिलेक्शन। यहां पर उसकी बात नहीं हुई, लेकिन आपने अपने रिसर्च की पॉपुलेशन और सैंपल सिलेक्शन टेक्निक और सैंपल साइज पर बात जरूर करनी है। फिर आप बताएंगे कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट किया। अगर आपकी प्राइमरी रिसर्च है तो, और प्राइमरी क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो यू विल बी यूजिंग क्वेश्चनर्स। अगर आपकी प्राइमरी रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप डिस्कशंस जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपने प्राइमरी क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजिंग क्वेश्चनर्स की है तो यूनिवर्सिटी ने 2 प्लेटफॉर्म्स अलाउ किए हैं, क्वालिट्रिक्स और JISC सर्वे प्लेटफॉर्म। ये दोनों लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और दुनिया के अक्सर ममालिक में ये दोनों जो है वो चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल फॉर्म शायद चाइना में नहीं चलता, सो माइक्रोसॉफ्ट के जो जो ऑनलाइन फॉर्म्स है वो चाइना में चल जाते हैं, गूगल फॉर्म नहीं चलता। आई थिंक ये दोनों चल रहे हैं, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी, यूके में भी, अमेरिका में भी, हर जगह ये चल रहे हैं। और अगर आपने प्राइमरी रिसर्च नहीं करनी, सेकेंडरी रिसर्च करनी है, अगर आपका फाइनेंस का टॉपिक है तो आप बताएंगे कि फाइनेंस का डाटा आपने किस डाटाबेस से लिया, आपने क्या रिसर्च किया, क्या आपका टेक्निक आपने क्या लगाई। और अगर आपकी सेकेंडरी रिसर्च बेस्ड, सेकेंडरी क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है, तो फिर आपने उसके लिए भी बताना है कि आपने डाटाबेस कौन सी चूज की और आपने उस डाटाबेस के अंदर क्या सर्च किया। मेथोडोलॉजी के बाद स्पेसिफिक रिसर्च मेथड, और उसके बाद हमने डाटा कैसे एनालाइज किया। अगर तो आपका क्वांटिटेटिव डाटा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल साइंसेज जो है वो यूज कर रहे होते हैं।
अगर बेसिक्स एनालिसिस है तो वो एक्सेल में भी कंडक्ट किया जा सकता है। और अगर हमारा क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव डाटा है तो उसके लिए हम एनवीवो के नाम से एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। जनरली जब हम मास्टर लेवल थीसिस कर रहे होते हैं, डिसर्टेशन कर रहे होते हैं, तो टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिसर्च मेथड के रेफरेंस से आईटी टेक्निक्स को यूज करें। रिसर्च के रेफरेंस से अगर आपने आईटी प्रोफिशिएंसी को आपने इंश्योर करना है तो वो आप एसपीएसएस और एनवीवो से कर सकते हैं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपका थोड़ा सा क्वालिटेटिव डाटा है तो उसके लिए शायद आपको एनवीवो ना यूज करना पड़े। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि आपने एनवीवो यूज करना है तो शायद आपकी यूनिवर्सिटी आपको यह भी कह रही है कि आपने सफिशिएंट लॉन्ग क्वालिटेटिव डाटा आपने जनरेट करना है। आपने 8, 10, 5, 6, 7 इंटरव्यूज करने हैं जो कि अच्छी लेंथ में हो, ताकि एक एक इंटरव्यू से आपके पास 1000, 1200, 1500 वर्ड्स आए जिनको आप एनवीवो के थ्रू प्रोसेस कर सकें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपने प्राइमरी रिसर्च मेथड करने हैं तो देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। जिसका मतलब है कि आपने ये प्रूव करना है कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च की है, आपने ये प्रूव करना है कि आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की है। जब आप अपने प्राइमरी रिसर्च मेथड्स आप बता रहे हैं अपनी रिसर्च में, तो आपने बताना है कि आपने क्वांटिटेटिव मेथड जब यूज किए थे तो आपने क्वेश्चनर बनाया था। वो क्वेश्चनर कैसा था? वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन था। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर का मतलब होता है कि आपने बंदे के हाथ में पकड़ा दिया, रिस्पोंडेंट के हाथ में पकड़ा दिया, वो खुद से उसको फिल करता रहे, या क्वेश्चनर आपके हाथ में था, आप हाँ ना यस वेरी गुड जो भी आपके पास ऑप्शंस आप उससे पूछते गए, या फिर आप लोगों ने इंटरव्यूज किए। इंटरव्यूज जो है वो फुल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो सकते हैं जिसमें आप कुछ इजाजत नहीं देते रिस्पोंडेंट को गिवन क्वेश्चन सेट से बाहर जाने की, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिसमें आप कुछ क्वेश्चन जो है वो लिख के लेके चल जाते हैं और बाकी क्वेश्चन ओवर द कोर्स ऑफ योर डिस्कशन आप उसको जो है वो डेवलप करते जाते हैं। फिर आपने बताना है कि अगर आपने क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जो भी आपका मेथड है उसके क्वेश्चंस आपने कैसे लिखे। आमतौर पर ये क्वेश्चंस हम लिटरेचर रिव्यू की बेस पे कर रहे होते हैं। अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है और आपने कोई 3-4 आपकी स्केल्स आपने एडॉप्ट कर ली हैं तो आप बताते हैं कि हमने ये स्केल्स जो अडॉप्ट की हैं ये XYZ जो पुरानी रिसर्च थी उससे की हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 4 की 4 स्केल्स हम एक ही रिसर्च से अडॉप्ट करें, मुख्तलिफ रिसर्च से हम अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हमने बताना होता है कि जो ये हमने स्केल्स अडॉप्ट की हैं ये वाली क्यों की हैं, बाकी क्यों नहीं की, या बाकी छोड़ के हमने ये वाले किया तो उसकी हमने रीजन देनी होती है। फिर क्वेश्चंस की कैटेगरीज हमने बतानी होती हैं। हमने लेट्स से क्वेश्चनर है तो हम बताते हैं कि उसके 2 सेक्शंस थे। पहले सेक्शन में हम जनरल प्रोफाइल ऑफ द रिस्पोंडेंट पूछ रहे हैं जिसमें एज, जेंडर, एजुकेशन इस तरह के क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमारा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन की कैटेगरीज के बारे में बताते हैं कि जो क्वेश्चनर था उसमें पहले सेक्शन में जो हम चीज़ें पूछ रहे हैं उसमें XYZ चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, और दूसरे सेक्शन में जो चीज़ें पूछे उसमें ABC कवर कर रहे हैं। XYZ चीज़ों को मैयर करने के लिए हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल में से कौन सी स्केल यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सेक्शन 2 है उसमें हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैयर करने के लिए क्या हम लोग लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हैं, और अगर लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हैं तो वो 5 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, कौन सी है ये हमने बताना है। और फिर हमने उसके साथ ये भी बताना है कि जो हम लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हैं वो एग्रीमेंट वाली है, वो सेटिस्फेक्शन वाली है, वो किस चीज वाली है, ये हमने बिल्कुल बताना है। सो इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हमने ये देखना है हमारी रिसर्च का जो है वो एथिक्स। जब रिसर्च कर रहे हैं तो हमने किस ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में या किस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट से हमने डाटा कलेक्ट किया। क्या हमने
राह गुजरते हुए लोगों से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, रास्ते में से गुजरते हुए लोगों से डाटा कलेक्ट कर लिया, क्या हम लोगों ने जो है वो किसी जियोग्राफिकल एरिया से डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने किसी कॉलेज से डाटा कलेक्ट किया, हमने पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट किया, हमने यूके से डाटा कलेक्ट किया, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया, ये हमने सारा जो है वो डिसाइड करना है। मूविंग ऑन, हमने रिसर्च एथिक्स देखनी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर वर्क हमने किसी इंसान को, जानवर को तो नहीं नुकसान पहुंचाया, हमारी रिसर्च की वजह से किसी का इकोनॉमिक, सोशल, रेपुटेशनल लॉस तो नहीं हुआ। जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो हमारा अपना काम है, कोई सेकेंडरी डाटा लिया तो क्या हमने उसको प्रॉपरली रेफरेंस दिए हैं या नहीं दिए, ये सारी एथिक्स में हम लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। आपने क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है तो आपने अपने कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवाने हैं, उसको वन ड्राइव में आपने लगाना है। अगर आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपने उन इंटरव्यूज़ को जूम के थ्रू आपने कंडक्ट करना है, उसकी रिकॉर्डिंग आपने करनी है और उसको आपने जो है वो वन ड्राइव के अंदर सबमिट करवाना है। ट्रांसक्रिप्ट्स आर टू बी स्टोर्ड इन वन ड्राइव एंड शेयर विद सुपरवाइजर एंड साइंटिफिक मार्केट। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टेज 3 करना आसान है अगर आप प्राइमरी और क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। स्टेज 3 पर पकड़े जाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। सो इस पर कोई जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट फॉर्म्स को ना मिस कीजिएगा, इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग्स को ना मिस कीजिएगा। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, अगर हमने इन टाइम अपना काम कंप्लीट करना है और हमें लग रहा है कि प्राइमरी रिसर्च हम लोग नहीं कर रहे, हम क्वेश्चनर्स को नहीं फिल करवा पाएंगे, हम इंटरव्यूज जो है वो नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, तो आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की साइड पे चले जाएं। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जो है, जैसे नाम बता रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू जिसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। वो सिस्टमैटिक तरीका क्या है? आप ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लें। वो सिस्टमैटिक तरीका क्या है? ये 3 बड़े मेजर फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क है हमारे पास स्पाइडर, जिसमें हम सैंपल चूज करते हैं, फिर फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको देखते हैं, फिर हम अपने रिसर्च डिजाइन करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं और फिर रिसर्च टाइप हम बता रहे होते हैं। पी को देखें, प्रॉब्लम, इंटरवेंशन, कंपैरिजंस, कंपेयरिंग और कंपैरिजंस और फाइनली आउटकम्स। और प्रिज्मा जो मेथड है, दिस इज बेसिकली प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू। ये प्रिज्मा है। बेसिकली तो आपने ये 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, मेन हेडिंग्स आपके रिसर्च मेथड यूजिंग सेकेंडरी डाटा, ये जरूर चलना है। अच्छा, इन 5 हेडिंग्स पे जाने से पहले सबसे पहले मैं ये चीज कर लूं, जैसे हमारी प्राइमरी रिसर्च के लिए ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी जो थी वो मैंडेटरी थी, वैसे सेकेंडरी रिसर्च के लिए भी ये मैंडेटरी है। ठीक है जी, आपने ये कैसे इंश्योर करना है? SLR आउटपुट इंक्लूड दी आउटपुट फॉलोइंग ईच स्टेप। ठीक है, ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो उससे ये हो जाएगा, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको बता देता हूं। हम जो रिसर्च कर रहे हैं ये एम्पिरिकल रिसर्च है। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब ये है कि हमारे अलावा भी अगर कोई बंदा इस रिसर्च को करेगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिसर्च फाइंडिंग्स जो वो आएंगी, एज लॉन्ग एज के वो रिसर्चर बायस ना हो जाए, ऑलमोस्ट सिमिलर फाइंडिंग्स आएंगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से, खास डिजाइन के साथ, एक खास टेक्निक के साथ हमें अपना जो है वो सर्च आर्टिकल्स को चूज करना पड़ेगा। सो डाटा कलेक्शन इज बेसिकली द एरिया जहां पर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू आम लिटरेचर रिव्यू से डिफर कर रहा होता है ये लिटरेचर ही है, लेकिन एक लिटरेचर रिव्यू ही है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हमने एकेडमिक जर्नल्स, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, केस स्टडीज, एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो भी हमारा टॉपिक है उस पर हमने एकेडमिक जर्नल्स और पीयर रिव्यूड जर्नल्स को हमने सेलेक्ट करना है। ये हमारी चॉइस है कि हम एकेडमिक जर्नल्स या पीयर रिव्यूड जर्नल्स लेते हैं या केस स्टडी लेते हैं या नहीं लेते। पहला काम हमने क्या करना है? हमने लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस देखनी है। कई डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें स्कोपस है,
लेट्स से हमारे पास एपीएम पीएमआई है, एप्सको होस्ट है, स्प्रिंगर है, हमारे पास साइंस डायरेक्ट है, हमारे पास जेएस स्टोर है, हमारे पास एमराल्ड है। ये लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस हम निकाल लें, ठीक है। फिर अपनी सर्च टर्म्स डिफाइन करें। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं लेट्स से मोटिवेशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो आपकी सर्च टर्म होंगी मोटिवेशन कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, एंड प्रोजेक्ट टीम्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। सो ये आपकी सर्च टर्म्स है। सो आपने अपनी सर्च टर्म्स क्लियरली डिफाइन करनी है। आपने बताना है कि आपने किस डेटाबेस के अंदर उन सर्च टर्म्स को यूज करते हुए आर्टिकल सर्च किए, किस टाइम पीरियड के लिए, लास्ट 5 ईयर्स के लिए, लास्ट 10 ईयर्स के लिए, या सारे टाइम पीरियड के लिए, ये आपने बताना है। फिर आपने बताना है कि आपने ये जो सर्च थी ये किस डेट को आपने जो की, 1 अगस्त को की, 10 अगस्त को की। इसकी क्या रीजन है? ग्रेजुअली डेटाबेसेस के अंदर नए आर्टिकल्स जो वो आते जाते हैं। सो हमने बताना है कि जिस दिन हमने की थी उस दिन 50 आर्टिकल या 100 या 200 आर्टिकल्स आए थे। जो भी आपके पास सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरे लेवल पर जितने आपने ये आउटपुट रिजल्ट्स आपके पास आए हैं, आर्टिकल्स हैं, केस स्टडी जो भी आपने किया, आई वुड गो विद पीयर रिव्यूड आर्टिकल। आई वुड सजेस्ट कि आप भी ये कीजिएगा। उनकी क्वालिटी आपने देखनी है, वो इंग्लिश में है या नहीं है, फुल टेक्स्ट हैं, जर्नल्स जहाँ से आए हैं वो सीजन जर्नल हैं, अच्छे हैं, पुराने हैं, नए हैं, किस क्वालिटी के हैं, इन सबको आपने जो है वो यहाँ पे देखना है। जब आपने उनको वैल्यूएट कर लिया, फिर अगले लेवल पर आपने वो क्राइटेरियाज देखने हैं जिसकी बेस पर आपने कुछ आर्टिकल्स को अपने रिसर्च के लिए यूज करना है और बाकी को आपने रिजेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी मैंने रिजेक्ट इसलिए किया कि वैसे तो सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ गए थे, लेकिन जब मैंने अंदर जाकर देखा तो उसके अंदर वो बात ही नहीं थी, ठीक है। यहाँ हम कर रहे थे सिर्फ प्राइमरी डाटा वाले, ये सेकेंडरी डाटा वाले आ गए हैं, या हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों वाले कर रहे थे, ये कंसेप्चुअल वाले आ गए हैं। या हमारी रिसर्च जो थी वो पाकिस्तान पे बेस करती थी, ये तो पाकिस्तान पर था ही नहीं। इसके किसी जब हमने सर्च की ये वर्ड यूज किए, इसके किसी रेफरेंस के अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ था, इस वजह से ये आर्टिकल आ गया था। सो हमने एक्सक्लूड इंक्लूड जो करना है वो क्राइटेरिया बता देने हैं, और फिर हमने उन क्राइटेरियाज की बेस पर हमने आर्टिकल्स को एवेल्युएट करना शुरू कर देना है। एवेल्युएशन 3 लेवल पे होगी। सबसे पहले टाइटल की बेस पर देखेंगे, टाइटल के अंदर वो बातें हैं या नहीं है। अगर टाइटल के अंदर हैं तो फिर हम अगले लेवल पर जाके डिटेल में उसकी एब्स्ट्रैक्ट और समरी देखेंगे। अगर वहां पे भी हैं तो फिर हम पूरा आर्टिकल जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट लेवल पे फाइनल फिल्टरिंग। फाइनल फिल्टरिंग में हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे टॉपिक के साथ वो रेलिवेंट है या नहीं है। याद रखिएगा, हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये स्ट्रक्चर्ड होगा, ये स्ट्रक्चर मेथड है, ये स्ट्रक्चर मेथड को फॉलो करते हुए आपने काम करना है। मैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए एक पूरी वीडियो बना दूंगा। प्राइमरी रिसर्च के लिए ऑलरेडी यूजिंग क्वांटिटेटिव डाटा ऑलरेडी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, उनको ज़रूर देखिएगा अगर आप प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं। जब आपने ये एक्सक्लूजन करनी है तो दूसरे लोगों ने जो एसएलआर्स किए हैं उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले बात कर ली है, ये मैंने आपसे पहले बात कर ली है। जब मैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पे दूसरी वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त मैं इन मेथड्स को दोबारा डिस्कस करूंगा। बाय द वे ये स्पाइडर और पीको जो अब यूनिवर्सिटी ने किए हुए हैं, प्रिज्मा मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर। आगे चलते हैं। जब हमने एनालिसिस करना है तो ये सबसे बड़ा एरिया है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा मार्क्स हम लोगों को मिल रहे होंगे। इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम इसके अंदर आप जो 50% मार्क्स आप ले रहे हो, ताकि इसके अंदर अगर आपने 50% मार्क्स ले लिए तो दूसरे एरियाज में आपके पास ज़्यादा आसानी से आप मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। असल एरिया तो ये है जिस पर आपने मार्क्स लेने हैं। अच्छा, अगर आपने क्वेश्चनर यूज़ किया है, इवन आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए आपने इंटरव्यूज किए हैं, डाटा आपके पास आ गया, आप उस डाटे को आपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है। अगर आपका क्वेश्चनर है तो आप एसपीएसएस के अंदर जाएगा, अगर आपका क्वालिटेटिव डाटा यूजिंग इंटरव्यूज है तो आपका एनवीवो के अंदर जाएगा। दोनों में से कहीं भी जाए, उस डाटे में क्वेश्चनर में जाने से के लिए, क्वेश्चनर को एसपीएसएस में जाने के लिए आपको पहले से डाटे को कोड करना पड़ेगा, और क्वालिटेटिव डाटा जब एनवीवो में चला जाता है उसके बाद जाके आप उस डाटे को कोड करते हैं। वो एक अलग स्टोरी है कि ये क्या है और ये क्या है, लेकिन आपने
कोडिंग प्लान जो है वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप अपने डाटा एनालिसिस कर पाएंगे। एसएलआर और एसएलआर रिव्यू और हाउ टू यूज स्कोपस, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं इस पर फर्दर नहीं जाता अभी के लिए। अगर आपने एनालिसिस पर इन डेप्थ आपने चीज़ें समझनी है तो मेरी एनालिसिस चैप्टर और फाइंडिंग्स और डिस्कशन चैप्टर पे पूरी एक वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग फॉर टुडे, यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च मेथड्स के रेफरेंस से पूरी एक गाइडेंस रखी हुई है, और एसएलआर कैसे किया जाना है उसमें यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पूरा एक सेशन अरेंज किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। पर्सनल रिफ्लेक्शन जो है, अगर आपने उसको समझना है तो वो उसके लिए मैं पूरी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लें कि गिब्स और कोल्ब का मॉडल है, इसको जाके हम जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, स्टेज 3 में पर्सनल रिफ्लेक्शन 1000 वर्ड्स अगर आपने लिखनी है तो अराउंड 50 से 70 वर्ड्स में हमें ये बताना चाहिए कि एकेडमिक रिफ्लेक्शन होती क्या है। अराउंड 150 से 200 वर्ड्स में इन दोनों में से एक मॉडल को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि गिब्स क्या कहता था और कोल्ब क्या कहता था। मॉडल बताएं, और उसके बाद 5 के करीब लर्निंग इवेंट्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, 5 के करीब पॉइंट्स बता दें जिस पे ये मॉडल अप्लाई हुआ हो। रिफ्लेक्शन कैसे लिखते हैं, विल टॉक अबाउट इट। फिर एक फोल्डर क्रिएट करें और जिसमें सारा डाटा, जितने आर्टिकल्स आपने यूज़ किए, जो ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास आई, जो आपके नोट्स थे, लॉग्स थी, अगर आपने सुपरवाइजर को कोई मेल की है उसको आपने किसी जगह सेव किया, सब कुछ आप उठा के अपने वन ड्राइव फोल्डर में डाल दें। ये आपका वर्क प्लान है जो ये शो करेगा कि आपने जेन्युइन काम किया है। डिसर्टेशन लॉग, ठीक है, जिसमें आप जितनी भी आपने मीटिंग्स की हैं वो आप अपने सुपरवाइजर के साथ जो है वो उसका एक रिकॉर्ड रखें, और उसको आप आगे जाके जो है वो शेयर कर रहे हो। जितनी चीजें अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है, एक ब्रॉड समरी है उस चीजों की जो आपकी यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर कर रही है। दिस इज नॉट ऑल। सारी बातें क्या हैं उनको समझने के लिए शायद आपके लिए और मेरे लिए ये पूरी जिंदगी काफी नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहां पर आपके साथ शेयर कर ली हैं। इन बातों को फर्दर आपने समझना है तो उसके लिए मेरे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए सेपरेट वीडियोस अवेलेबल है, उसको देखिएगा। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए सेपरेट वीडियोस हैं, उसको देखिएगा। और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए सेपरेट वीडियोस हैं, उसको देखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आपके फैमिली में, हमारी फैमिली में, मुसलमानों की फैमिलीज में जो लोग इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मुझे, आपको, हम सबको उनके लिए वसीलाए माफ़ी बनाए। अल्लाह ताला उनको दरगुजर करे। अल्लाह ताला बड़े अच्छे मेज़बान हैं। मेज़बान अपनी शान के मुताबिक जो इस दुनिया से लोग पर्दा करके अल्लाह ताला के मेहमान बन गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जो वो आसानी वाला मामला करे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।